अंग्रेज और एक बार फिर से आपका स्वागत करता हूँ। हम बीपीएससी 69वीं के स्ट्रेटेजी की कड़ी की ये अगले वीडियो के साथ आपके समक्ष हैं और इस वीडियो में हम बात करेंगे इस समय जो बीपीएससी 69 के एस्पायरेंट्स है इनके जो कन्फ्यूजन्स होते हैं, जो दुविधा होते हैं, इनके ऊपर हम लोग इस वीडियो में बात करने वाले हैं। अगर आप भी करते हैं बीपीएससी की तैयारी या यूपीएससी जैसे सिविल सर्विस एग्जाम्स की तैयारी तो आप कर लीजिए चैनल को सब्सक्राइब और जुड़ जाइए हमारे साथ, क्योंकि हम इस पे करते हैं इसी तरह की कुछ बातें, कुछ स्ट्रैटेजी और हमारे सिलेबस से रिलेटेड इन्फॉर्मेशन को प्रोवाइड कराया जाता है आपके पास, जो आप हमारे चैनल के नीचे की वीडियोस में पा जाएंगे। बीपीएससी 69वीं का सीरीज हम लोगों ने शुरू किया है और इसमें हम लोग दो स्तर पे कर रहे हैं बात। एक तो स्ट्रैटेजी कैसा हो, किस तरह का हो, दूसरा ये कि हम अपने इन्फॉर्मेशन को कैसे बेस्ट वे में कलेक्ट कर सकें। सो इन्फॉर्मेशन कलेक्शन के लिए हम लोगों ने अलग से सेपरेट वीडियोस वगैरह बनाया हुआ है, जो आप प्लेलिस्ट में जाकर के देख सकते हैं बीपीएससी 69वीं के, और ऐसे ही लगातार वीडियोस आते रहेंगे। अभी तो हम लोगों ने जस्ट प्रारंभ किया है। इस तरह के वीडियोज आपको प्राप्त होते रहेंगे जो आपके एग्ज़ाम के लिए बहुत महत्वपूर्ण होंगे और आपको बहुत सारे कंटेंट अवेलेबल करा देंगे। बीपीएससी 69वीं स्ट्रैटेजी के पहले कड़ी में हम लोगों ने मूल्यांकन को देखा था और किस तरह से मूल्यांकन करके हम अपने आगे की योजनाओं को बना सकते हैं। दुविधा की अगर बात की जाए फ्रेंड, तो दुविधा वो स्थिति होती है जिसमें ये समझ में नहीं आ पाता है कि यहाँ से किस रास्ता को चुनना है। मतलब जब भी एक से अधिक रास्ता आपके पास हो तो ही ये दुविधा की स्थिति उत्पन्न होती है और उसमें एक से अधिक, दो या उससे अधिक भी हो सकते हैं। ऐसे रास्ते में से किसी एक रास्ता को चुनना ये एक चैलेंज हो जाता है और इस चुनौती को पार पाना ही दुविधा से पार पाना होता है। आज हम लोग इस दुविधा के ऊपर ही बात करेंगे, लेकिन पहले फ्रेंड्स हम लोग और एक बात मैं आपके साथ शेयर करना चाहता हूँ कि दुविधा भी जेन्युइन है या काल्पनिक है, इसके लिए भी मूल्यांकन की आवश्यकता होती है और दुविधा का जड़ ही मूल्यांकन होता है। दुविधा को अगर प्रकारों में देखा जाए तो दो प्रकार के होते हैं। जैसे एक तो यूजलेस होते हैं जिनका कुछ विशेष प्रयोग होता नहीं है और उस पे काम करके कुछ विशेष लाभ भी नहीं होता है, और एक होता है जो जेन्युइन दुविधा होती है। और जो जेन्युइन दुविधा होती है इन्हीं पे काम करना हमारे लिए फ्रूटफुल होता है, लाभदायक होता है। तो इसके लिए भी कि क्या मैं जेन्युइन दुविधा में हूँ, क्या ये कन्फ्यूजन जेन्युइन है, आम है, या मैं भ्रमित कन्फ्यूजन में हूँ, इसके लिए भी आपको अपना मूल्यांकन बहुत अच्छी तरह से करना चाहिए। इस कड़ी में मैं यही आपके साथ बात करूंगा कि कैसे हम उस दुविधा को पार पा सकते हैं। पहले जानते हैं फ्रेंड्स कि दुविधा आखिर आती कहाँ से है और किस तरह से दुविधा को हम परिभाषित कर सकते हैं। तो जैसा कि मैंने अभी बताया, जब एक से अधिक रास्ते खुल जाए, दो हो या इससे अधिक रास्ते दिख रहे हो, इस परिस्थिति को दुविधा बोलते हैं। ये जनरली क्रिएट होता है उसी विषय में जिस विषय में हमारा कोई अनुभव नहीं होता, उसी विषय में ज़्यादातर होता है। पर हाँ, ऐसा ज़रूरी नहीं है कि अगर आपके पास अनुभव है तो वो दुविधाएँ नहीं आ सकती है, तब भी आती है। विशेष करके जब इतने बड़े प्रतियोगी परीक्षाओं के लिए हम उतरते हैं जहाँ कई लोगों के साथ हमारा वो होने वाला है, अटैचमेंट होने वाला है, कई लोगों के साथ हमारा मिलना जुलना होगा और हमारा जो प्रतियोगिता है वो भी कई लोगों के साथ होने वाला है। तो ऐसे में ये स्वाभाविक हो जाता है कि कई बार हम इस दुविधा में रह जाते हैं कि हमें कौन सा स्टेप या कौन सा रास्ता यहाँ से चुनना है, किसको स्किप करना है। आज हम लोग इसी के ऊपर बात करेंगे। मैं पहले आपको रेफर करूँगा कि अगर आपने पिछला वीडियो नहीं देखा है तो आप यहाँ पे इस वीडियो को रोक लीजिए, क्योंकि प्रैक्टिकली जो समाधान है वो आप कर नहीं पाएंगे जानने के बाद भी। डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया गया है। फर्स्ट जो हम लोगों ने स्ट्रैटेजी वीडियो बनाई थी जो दुविधा के ऊपर था, और वहाँ से जो मूल्यांकन के ऊपर था, वहाँ से पहले आप इस वीडियो को देखें, उस तरह से खुद का मूल्यांकन करें और तभी आप इस वीडियो का पूरी तरह से लाभ उठा पाएंगे। जिन्होंने मूल्यांकन को देख लिया है, मैं ये मान करके वीडियो बना रहा हूँ कि आप लोगों ने मूल्यांकन को देख लिया और मूल्यांकन के बाद कुछ दुविधाएँ हैं जिसको हम सॉल्व करेंगे। सो फ्रेंड्स, मूल्यांकन करने के बाद जब आपको लग जाता है कि आप इस प्रिपरेशन में आ रहे हैं और आप इस बार 69वीं के एग्ज़ाम में बैठ रहे हैं, 69वीं की परीक्षा दे रहे हैं, फिर मन से कुछ प्रश्न का आना नेचुरली जो है वो प्रारंभ होता है। कुछ प्रश्न हमारे दिमाग में आने लगते हैं। जैसे
जो प्रश्नों का लिस्ट है ये तो तकरीबन 20 के आसपास है। मैं इसमें कुछ कॉमन वर्ग के कॉमन प्रश्नों को उठा के आपके साथ चर्चा करूँगा। पहला जो दुविधा होता है वो ये होता है फ्रेंड्स कि इतना ज़बरदस्त कंपटीशन है और इस कंपटीशन में मेरा स्थान या मेरा संभावना या फिर मेरा जो लेवल है वो कहाँ तक है और क्या मैं इस इतने बड़े एग्ज़ाम को क्वालिफाई कर लूँगा। फ्रेंड्स, अगर एग्ज़ाम के स्तर को देखा जाए तो आप कई सारे लोगों की कहानियाँ ऐसा सुने होंगे कि उनसे ग्रुप डी का एग्ज़ाम नहीं निकला और बाद में उन्होंने IAS को पास आउट किया। जितने भी एग्ज़ाम हैं, जितने भी कॉम्पिटिटिव लेवल के एग्ज़ाम्स हैं, उन सभी एग्ज़ाम्स का अपना एक अलग अलग स्तर होता है और सारे ही अपने अपने स्तर पे बहुत टफ होते हैं। ये केवल PCS की बात नहीं है, आप चाहे जिसकी भी तैयारी करेंगे उस सब्जेक्ट के लिए, जबकि आप कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम में आ गए तो आपको कई प्रतियोगियों के साथ लड़ना है और लड़ करके वापस आना है, अपना रिजल्ट बनाना है। तो कई प्रतियोगियों के साथ लड़के उन्हें हरा करके आपको जब रिजल्ट पाना है, चाहे किसी भी क्षेत्र में क्यों ना हो। और ये भी है कि प्रत्येक क्षेत्र के अपने अलग अलग विशेषताएं हैं, प्रत्येक क्षेत्र की अपनी अलग अलग आवश्यकताएं हैं। उस विशेषता और आवश्यकता के बीच की जो कड़ी है उसी पे हम काम करते हैं। जैसे UPSC की बात की जाए तो इसकी अपनी एक अलग कुछ विशेषताएं है। ये एक स्वायत्त संस्थान है, कार्यपालिका का लगभग आप एक अगला अंग कर सकते हैं। तो यहाँ जो काम करने हैं या जिस स्तर के काम करने हैं उसके लिए एक अलग लेवल, एक अलग स्तर का सिलेबस तैयार होता है और उसी सिलेबस को हम स्टडी करते हैं। तो पहला ये डाउट कि ये एग्ज़ाम बड़ा होता है दूसरे एग्ज़ाम की तुलना में, ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। ये इस एग्ज़ाम की एक अलग डिमांड है, अलग सिलेबस है, दूसरे एग्ज़ाम की अलग डिमांड है, अलग सिलेबस है। हाँ, ये आप जब अपना मूल्यांकन कर लेंगे तो आप देख लेंगे कि आप इसमें कितने चीज़ों के प्रति आपका इंटरेस्ट अच्छा है, कितने चीज़ों को आप समझ पा रहे हैं, तो इस प्रश्न का उत्तर आपको मिल जाएगा। जैसे कि मान लीजिए मुझे रीजनिंग बिल्कुल पसंद नहीं है, मुझे रीजनिंग करना अच्छा नहीं लगता या मैं रीजनिंग को समझ नहीं पाता, तो ऐसे में मेरे लिए जो बैंक्स के सिलेबस में वो IAS से भी ज़्यादा हार्ड लगेगा, PCS से भी ज़्यादा हार्ड लगेगा। सिमिलरली अगर मेरा GS अच्छा नहीं है तो फिर मुझे IAS PCS बैंकिंग की तुलना में बहुत हार्ड लगेगा। बस यही पैमाना होता है, यही मानक होता है जिसके आधार पे हार्ड या इजी का लोग तुलना कर लेते हैं। बट एग्जैक्ट जो चीज़ है वो यही है कि ना तो ये परीक्षा आसान है ना ही वो परीक्षा हार्ड है, सबकी अपनी अलग अलग आवश्यकताएं हैं, विशेषताएं हैं। और अगर आप कंपटीशन की बात कर रहे हैं तो कई बार न्यूज़ में ये वायरल होते रहता है कि प्यून पोस्ट के लिए, चपरासी के पोस्ट के लिए भी जितनी वैकेंसीज थी उससे कई गुना ज़्यादा, इवन 100 गुना ज़्यादा तक फॉर्म भरे जाते हैं। तो ये केवल एक पूरी कल्पना है या डराने की बात है कि पता नहीं ये हमसे होगा कि नहीं होगा, इसका स्टैंडर्ड अलग है, ऐसा नहीं है। हाँ, मूल्यांकन आपका अवश्य होना चाहिए, इसीलिए मैंने बोला कि आप पहले मूल्यांकन वाले वीडियो को देख लीजिए तो आपके सारे दुविधा इस वीडियो के बाद क्लियर हो जाएंगे। अगर आपने अपना सेल्फ मूल्यांकन किया है, अगर आपको लग रहा है कि आप कर सकते हैं, आपका इंटरेस्ट इसमें है, आप पढ़ रहे हैं, आपके समझ में आ रहा है, तो ये एग्ज़ाम तुलनात्मक रूप से आसान हो जाएगा। अगर कोई छोटा एग्ज़ाम भी है जिसमें आपको समझ में नहीं आ रही या जिसमें आपका रुचि नहीं है, जिसमें आपका मन नहीं लग रहा, तो ये पहला बिंदु है जहां हम बात कर सकते हैं। ये पहला बिंदु है जहां हम दुविधा के जो सबसे बड़ा जड़, जिस पे जो 99% एस्पायरेंट्स की दुविधा होती है, उसको हम समाप्त मान सकते हैं। अगर इसका समरी निकाला जाए तो अगर कोई एस्पायरेंट्स कह रहा है कि मुझे PCS का सिलेबस क्या हार्ड है, सिलेबस का क्या स्तर है, क्या मैं इसमें सर्वाइव कर पाऊँगा, तो उत्तर है फ्रेंड्स कि ना तो ये हार्ड है और ना ही आसान है, ऐसी कोई विशेषताएं नहीं है, ना ही आप इसे दूसरे परीक्षा के साथ तुलना कर सकते हैं। इसकी अपनी कुछ आवश्यकताएं हैं, कुछ विशेषताएं हैं, कुछ डिमांड है। दूसरे एग्जाम्स की उसकी अपनी अलग अलग विशेषता, आवश्यकता और डिमांड है। कई लोग निम्न स्तर के एग्जाम को पास आउट नहीं कर पाए और फर्स्ट अटेम्प्ट में IAS के एग्जाम को क्लियर कर लिया, और ऐसे उदाहरण आपको इंटरनेट पे थोड़े अपवादात्मक नहीं बल्कि बहुत संख्या में मिलेंगे।
तो ये तो तय हो जाता है कि जो सिलेबस है अगर मैं उसकी डिमांड को पूरा कर पाने में सक्षम हूँ तो फिर मेरे लिए एग्ज़ाम आसान है, अन्यथा हार्ड है, वो चाहे कोई भी एग्ज़ाम क्यों ना हो। कंपटीशन की बात किया जाए तो ना केवल पीसीएस, हालांकि पीसीएस में कम लोग ही पूरी तरह से तैयारी करके आ पाते हैं, तो यहाँ तो कंपटीशन का लेवल मेरा मानना है कि निम्न ही होता है। ज़्यादातर लोग मिसगाइडेड होते हैं, ज़्यादातर लोग उस स्तर का मेहनत नहीं कर पाते हैं और ज़्यादातर लोग इसके जो ये भ्रम है इसमें भी फंसे हुए रहते हैं, दुविधा में रहते हैं। तो इस वजह से यहाँ जो भीड़ है भले ही आपको ऑन पेपर देखने को मिल रहा है ज़्यादा है, लेकिन प्रैक्टिकली भीड़ यहाँ नहीं है। यहाँ है कि अगर मैं अपने सिलेबस और इस आवश्यकता को जो मेरा पीसीएस डिमांड कर रहा है पूरा कर रहा हूँ तो फिर मेरे लिए एग्ज़ाम बहुत अच्छा एग्जाम है। नंबर 2 जो दुविधा आती है वो ये है कि अगर मैंने एग्ज़ाम दिया और इसके ऊपर मेहनत किया और एट द एंड जो आदर्श स्थिति नहीं होती है, एट द एंड मेरा सिलेक्शन नहीं हुआ, फिर तो मेरा बर्बाद हुआ सब कुछ। अब यहाँ पे बात ये है फ्रेंड्स कि शिक्षा जो आप यहाँ प्राप्त करते हैं पीसीएस स्टैंडर्ड के तहत, तो इस स्टैंडर्ड के तहत आप जो शिक्षा प्राप्त करते हैं वो इससे मिलते जुलते सिलेबस की बात मैं कर रहा हूँ, स्टैंडर्ड की नहीं, इससे मिलते जुलते सिलेबस जिसमें जीके जीएस का एक बड़ा रोल होता है, इस तरह के एग्जाम्स के लिए आपकी संभावना है बहुत बढ़ जाती है। तो अगर आप इस स्तर के एग्ज़ाम्स की तैयारी करने के लिए सोच रहे हैं, आपका इंटरेस्ट है और आप ये डर रहे हैं कि पता नहीं इसमें नहीं हुआ तो और क्या होगा, तो दूसरे कई रास्ते यहाँ से खुले रहते हैं। हाँ, कुछ लोग ऐसे हैं जो पीसीएस करेंगे वो फिर उसमें अटेम्प्ट नहीं लेते, वो अलग बात है। नहीं तो आप अगर छोटे एग्जाम्स के लिए जाते हैं तो रास्ते खुले हुए हैं। दूसरा है फ्रेंड्स कि केवल गवर्नमेंट सेक्टर ही नहीं, प्राइवेट सेक्टर में ही, क्योंकि आप इसके प्रिपरेशन के दौरान एक नया व्यक्तित्व बन के उभरते हैं। आप इस प्रिपरेशन के दौरान एक नया आप कह सकते हैं कि अपना अपग्रेडेड वर्जन होते हैं, जैसे कि जो मोबाइल ऐप्स वगैरह हम लोग अपग्रेड करते हैं, इस तरह से आप एक नया कुछ होते हैं, नवीनतम कुछ होते हैं। तो ये जो नवीनतम या नया रूप होता है ये आपके पहले वाले से कई गुना, 10 गुना तक भी कहा जाए तो शायद गलत नहीं है, आपको और बेहतर बना देता है। हाँ, इसमें यही है फ्रेंड्स कि क्या आपने सच में सही गाइडेंस के अंतर्गत और सही तरीके से चीज़ों को पढ़ा है। अगर पढ़ा है तो ये आपको 10 गुना ज़्यादा क्षमता या आपको 10 गुना ज़्यादा कुशलता प्रदान करता है, जिससे आप अपने जीवन के स्तर को बेहतर कर सकते हैं। मीन्स समरी में बात किया जाए तो इस एग्ज़ाम्स के नुकसान कुछ भी नहीं है। अगर आपने थॉरोली प्रिपरेशन किया है, बहुत अच्छे से तैयारी की है तो आपका सिलेक्शन हो जाता है। अगर सिलेक्शन नहीं होता है और आप गवर्नमेंट सेक्टर में ही काम करना चाहते हैं तो फिर बहुत सारे रास्ते हैं जो कि खुल जाते हैं, आपकी उस पर पकड़ अच्छी हो जाती है और बहुत सारे रास्ते आपके खुल जाते हैं। अगर आप वो भी मैं मानता हूँ, अगर वो भी मेरा नहीं हो पाया फिर भी मैं अगर प्राइवेट सेक्टर में जाना चाहता हूँ या मुझे मजबूरन प्राइवेट सेक्टर में जाना पड़ता है तो यहाँ भी आप बहुत कुछ बेहतर करेंगे और लोगों की तुलना में। मीन्स आपकी जो क्वालिटी होगी वो औरों से 10 गुना बेहतर होगी। और ऐसा कहते हैं कि क्वालिटी खुद को खुद बताता है और क्वालिटी के हिसाब से ही हमें हमारा मूल्य तय होता है, हमें हमारा पारिश्रमिक मिलता है। तो अगर आप इस प्रिपरेशन को कर रहे हैं, कहीं से किसी भी रूप में आपका नुकसान नहीं है। एक मनुष्य को जो बताया गया शिक्षित और अशिक्षित मनुष्य के बीच का जो परिभाषा है उसमें यहाँ तक कहा गया है कि जो प्रॉपर रूप से शिक्षित नहीं है वो पशु के समान है। और आप भारत के अगर इस ऊंचे स्तर का या फिर बिहार की बात की जाए तो बिहार के इस ऊंचे स्तर के एग्जाम का प्रिपरेशन कर रहे हैं तो आप डेफिनेटली मनुष्य की श्रेणी में तो आ ही जाएंगे और आप मनुष्य की श्रेणी में भी कई गुना प्रतिभावान और क्वालिटेड पर्सन होंगे। सो इस एग्ज़ाम का नुकसान है ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। आपका सिलेक्शन हो गया या आपका सपना पूरा हुआ। अगर सिलेक्शन नहीं भी होता है फिर भी आप बहुत कुछ अच्छा कर सकते हैं इस क्षेत्र में आकर के। तो ये दूसरा दुविधा था फ्रेंड्स। तीसरा दुविधा जो है फ्रेंड्स वो ये रहता है कि चलो अब मैंने फॉर्म भर दिया है, मैं पिछले 1.5 वर्ष से या 1 वर्ष से या फिर मैं पिछले थोड़े समय से तैयारी कर रहा हूँ। यहाँ मैं थोड़ा समय कर जो मैं बात कर रहा हूँ वो मिनिमम 9+ मंथ का बात कर रहा हूँ, 9 मंथ प्लस का बात कर रहा हूँ। सो शुड आई गो फॉर टेस्ट और नॉट, या फिर जो भी आपका टाइमिंग है, तो क्या मुझे प्रोडिक्स में बैठने चाहिए, नहीं बैठने चाहिए। देखिए फ्रेंड्स, ऐसा है कि कई लोग
5 साल 7 साल प्रिपरेशन के बाद भी इस एग्ज़ाम को नहीं निकाल पाते, और कई लोग फर्स्ट अटेम्प्ट में भी अच्छे रैंक के साथ इसे निकाल लेते हैं। जो मेज़रमेंट है, जो पैमाना है मापने का, वो ये पैमाना बिल्कुल भी नहीं है कि मैं कितने दिनों से तैयारी कर रहा हूँ, ये इसका पैमाना नहीं है। और अगर यूपीएससी हो या बीपीएससी हो, ये अगर अपना जो कैलेंडर, फॉर एग्जांपल यूपीएससी को देखा जाए तो वो ईयर वाइज अपना एक कैलेंडर तैयार रखता है, और उन लोगों के अध्यक्ष का जब आप कुछ स्टेटमेंट्स वगैरह सुनेंगे तो मोर और लेस ये आता है कि ये 1 ईयर के आसपास अगर कोई अच्छे से पढ़ा है तो इसको कवर किया जा सकता है। अब यहाँ पे ये जो निर्णय है कि मुझे बैठना चाहिए कि नहीं बैठना चाहिए, इसका पैमाना समय नहीं होकर के ये होना चाहिए कि कितना प्रतिशत सिलेबस मैंने कवर कर लिया। अगर मैंने 70% अराउंड में सिलेबस को कवर किया है, देन आई शुड गो फॉर दिस, तो फिर मुझे प्रीलिम्स के लिए जाने चाहिए। अगर मैंने 70% के आसपास सिलेबस कंप्लीट कर लिया है तो मुझे अपने प्रीलिम्स एग्जाम के लिए जाना चाहिए। ठीक है, मैंने सिलेबस भी पढ़ा है और फिर मैं डाउट में आ रहा हूँ कि पता नहीं कैसे है, क्या है, किस तरह से मैं इसको प्रिपेयर करूँ। तो इसके लिए फ्रेंड्स मैं आपको एक बात करना चाहूँगा कि डिस्क्रिप्शन में एक ऐप का लिंक दिया गया जो हमारी ही कोचिंग का ऐप है। आप यहाँ से इस ऐप को डाउनलोड कर लें। फ्री में यहाँ टेस्ट सीरीज आपको मिलेंगे, 2 टेस्ट जो बिल्कुल फ्री है। आप उस 2 टेस्ट को अटेम्प्ट करें। अटेम्प्ट करने के बाद उसका जो एनालिसिस है आप उसको बहुत अच्छे से, हो सके तो आप अपने कॉपी में, नोटबुक में रिटन फॉर्मेट में इसे कर लें, और उसके बाद रिटन फॉर्मेट में करने के बाद आप देखें कि आप कितना प्रतिशत इन प्रश्नों, इस सिलेबस में आप कितने प्रतिशत प्रश्नों को हल कर पाने में सक्षम हुए हैं। टेक्नोलॉजिकली वहाँ एक और विशेषता बढ़ा दी गई है, जो है कि वो आप जब अपना कैटेगरी डालोगे तो जिस लेवल का क्वेश्चन था वो उसमें बता देगा कि आप कितने हद तक जा सकते हैं, और अगर आप प्रीलिम्स में बैठते हैं तो आपके मार्क्स किस हद तक आएंगे, या कितनी आपकी प्रिपरेशन प्रीलिम्स के अनुकूल हुई है, उसको वो परसेंटेज में दिखा देगा। तो ये एक आप काम करके देख सकते हैं। यहाँ से भी आपको पता चल जाएगा कि आपका जो प्रिपरेशन है वो किस स्तर का है। अब आता है कि टाइमिंग हमको देखना नहीं, सिलेबस देखना। अगर सिलेबस मेरा कवर्ड है, अगर मैं मॉक टेस्ट में अच्छा कर पा रहा हूँ, मॉक टेस्ट में अच्छा का पैमाना है, अगर मैं 55+ % अगर कर पा रहा हूँ, सो आई शुड गो फॉर आवर प्रीलिम्स एग्जाम। तो मुझे प्रीलिम्स एग्जाम में बैठने चाहिए। ये जो बीपीएससी 69वीं का 30 सितंबर जो एक्सपेक्टेड डेट है उस पर एग्ज़ाम देने चाहिए, क्योंकि अभी समय भी हमारे पास, इस समय में हम अपनी कमियों को भी ठीक कर सकते हैं। तो अगर 70% के आसपास या 55% के आसपास अगर आपको मार्क्स मॉक टेस्ट में आ रहे हैं, मैं 55 इसलिए कह रहा हूँ क्योंकि मॉक टेस्ट जनरली थोड़े से ऊंचे स्टैंडर्ड में बनाया जाता है, और जो अच्छा मॉक टेस्ट होता है इसकी पहचान भी यही होती है कि वो टू द सिलेबस रहे, और वो ये समझ पाए कि कहाँ पे स्टूडेंट्स फंस सकते हैं, वैसे क्वेश्चंस को लाए और उसको अच्छे से एक्सप्लेन करें। जो विशेषता आपको इस ऐप में मिल जाएगी, आप यहाँ से वो करके देख सकते हैं। अगर ये इतना करने के बाद मैं 55 to 60 के बीच में हूँ तो मुझे लिखना चाहिए। अगले प्रश्न पे आते हैं फ्रेंड। अगला प्रश्न है कि इस एग्ज़ाम को अगर मैं देने के लिए जा रहा हूँ तो वेटेज मैं किस तरह से तैयार करूँ, किस सब्जेक्ट के ऊपर कितना फोकस करूँ, या क्या मेरा वो होना चाहिए जिससे मैं, क्या मेरा अप्रोच होना चाहिए जिससे मैं ज़्यादा से ज़्यादा मार्क्स को कवर कर सकता हूँ, किस सब्जेक्ट को ज़्यादा बेहतर से करूँ और किस सब्जेक्ट को थोड़ा लाइटली लूँ। तो इसका उत्तर है फ्रेंड कि ये आप डिसाइड नहीं कर सकते, ये हम डिसाइड नहीं कर सकते, क्योंकि पीसीएस वगैरह के एग्ज़ाम में ऐसा कभी नहीं होता है कि कोई जो एक प्रिडिक्टेड हो जाए उस तरह का क्वेश्चंस रहे। स्टैटिक और डायनेमिक दोनों ही प्रोसेस में, दोनों ही सब्जेक्ट में चेंजेस देखने को मिलते हैं। किसी वर्ष किसी एक प्रश्न से क्वेश्चंस रहता है, किसी वर्ष किसी एक सब्जेक्ट से अधिक हो जाते हैं, किसी वर्ष किसी एक सब्जेक्ट से कम हो जाते हैं। तो मुझे ऐसा लगता है कि इस तरह से सोच करके करना है कि मुझे XYZ सब्जेक्ट को करना है या फिर ABCD सब्जेक्ट को नहीं करना है, ये मुझे लगता है कि थोड़ा सा रिस्की है। हाँ, यहाँ आप एक ये काम कर सकते हैं कि आप प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस या फिर उनके आप जो आते हैं ना
क्वेश्चन वाइज दिया हुआ रहता है, किस वर्ष किस से क्या क्वेश्चन पूछे गए। उस हिसाब से आप एक मोटा मोटी आइडिया लगा सकते हैं कि इस सेक्टर से ज़्यादा क्वेश्चंस पूछे जा रहे हैं, और कुछ सेक्टर जो है वो मुझे तैयार करने ही होंगे अगर इस एग्जाम को फाइंड आउट करना है। तो इस विषय पे हम बात कर सकते हैं कि कुछ सेक्टर मुझे तैयारी बहुत अच्छे से करना है, अगर मुझे इस एग्जाम को फाइंड आउट करना है तो फिर वो सेक्टर कौन सा होगा, इस विषय पे हम लोग बात कर सकते हैं। तो फ्रेंड वो सेक्टर होगा, अगर मैं बीपीएससी की बात कर रहा हूँ तो फिर बिहार स्पेशल, क्योंकि अदर्स जो जीके जीएस है वो तो है ही, बिहार के एग्जाम्स को और बिहार के इतने ऊंचे एग्जाम को पास आउट करने के लिए मुझे बिहार का नॉलेज होना चाहिए, मुझे बिहार की जानकारी होनी चाहिए और बिहार के बारे में सारी चीज़ें डिटेल्स में पता होना चाहिए, सारी चीज़ों के बारे में मुझे अनुमान अच्छा होना चाहिए और सारी चीज़ों पे मुझे पकड़ होना चाहिए। यहाँ जब भी मैं सारी चीज़ बोल रहा हूँ तो मैं बिहार के लगभग सारे एस्पेक्ट्स, फॉर एग्जांपल बिहार का इतिहास, बिहार का आधुनिक इतिहास, बिहार की भूगोल, बिहार की राज्य व्यवस्था और करेंट अफेयर्स समसामयिकी जो आती है, इन सभी से मैं अपना आशय रखता हूँ इन सभी के साथ। तो अगर मुझे बिहार स्पेशल्स के लिए करना है तो ये मुझे कवर कर लेना है। फिर फ्रेंड्स, जब आप प्रीवियस ईयर के क्वेश्चंस वगैरह को देखोगे तो आप पाओगे कि साइंस एंड टेक्नोलॉजी में यूपीएससी के लिए साइंस एंड टेक्नोलॉजी बहुत बड़ा मायने रखता है और वहाँ साइंस का स्तर थोड़ा नीचे होता है। सिमिलरली बीपीएससी में साइंस के से प्रश्न ज़्यादा बनाए जाते हैं, टेक्नोलॉजी से प्रश्न कम बनाए जाते हैं। तो ये थोड़े से टेक्निकल इश्यूज है जो आप देख सकते हैं। पिछले कुछ वर्षों के अगर आप प्रश्न देखोगे तो मेडाइवल से, मध्यकालीन भारत से यूपीएससी में थोड़े कम प्रश्न बन रहे हैं, जबकि बीपीएससी में प्रश्नों की संख्या मोर और लेस पहले जैसी ही है या उससे, मतलब अगर कंपेयर किया जाए यूपीएससी की तुलना में तो ज़्यादा प्रश्न होते हैं मध्यकालीन भारत से। अर्थशास्त्र की बात किया जाए तो आपको अर्थशास्त्र स्टैटिक अगर समझ में नहीं आया है, अर्थव्यवस्था का, भारतीय अर्थव्यवस्था का स्टैटिक अगर नहीं समझ में आया तो फिर तो करंट समझने में दिक्कतें आएंगी। और वहाँ अब जो स्टैंडर्ड हो गया है पेपर का, वहाँ हो सकता है कि आप ज़्यादातर इस निर्णय पे पहुँच जाए कि मुझे इसको अटेम्प्ट नहीं करना है या स्किप करके चढ़ना है। तो अगर मैंने स्टैटिक पोर्शन को अच्छे से कवर किया हुआ है, तो अगर स्टैटिक पोर्शन मेरा अच्छे से कवर है, फिर मैं डायनामिक के विषयों को बहुत अच्छे से पढ़ सकता हूँ। यानी अगर मैंने स्टैटिक एक बार पढ़ ली है तो 30% टाइम हम इन्वेस्ट कर सकते हैं स्टैटिक को समझने में, रिवीजन करके रखने में, और बाकी 70% आप इकोनॉमी के करंट मामले पे यानी डायनेमिक इंफॉर्मेशन पे अपना समय दे सकते हैं। सो इससे क्या होगा फ्रेंड्स कि हम लोग करंट का भी मेरा प्रिपरेशन हो रहा है और इकोनॉमी का एक अच्छा सा प्रिपरेशन हो जाएगा। सो ये एक काम हम लोग कर सकते हैं फ्रेंड। अब आते हैं हम लोग अपने नेक्स्ट कड़ी में, इसके नेक्स्ट जो अगला जो क्वेश्चन है, अगले क्वेश्चन पे आते हैं। तो अगला जो दुविधा वाला क्वेश्चन आता है वो आता है कि अगर मैं मैथ्स की बात करूं तो इस मैंने लास्ट जो एग्ज़ाम हुआ था 68, यहाँ मैथ के क्वेश्चंस कम थे, प्रीवियस में मैथ के प्रश्न ज़्यादा रहे हैं। तो मैथ के साथ क्या किया जाना चाहिए, मैथ का प्रिपरेशन क्या करना चाहिए? पैटर्न बदला फ्रेंड्स, और पैटर्न बदलने के साथ साथ मैथ्स के क्वेश्चन की संख्या थोड़ी कम देखने को मिली। लेकिन इसका अर्थ हम ये नहीं लगा सकते कि हम मैथ को स्किप करके चलें, क्योंकि अभी तो एक ही पेपर गया है ना, हो सकता है ये 1-2 पेपर के बाद तब पता चले कि मैथ्स को कितना महत्व दे रहे हैं। परंतु आप ये तो हम सभी लोग जानते हैं कि बिहार ऑल ओवर इंडिया अपने मैथमेटिक्स ज्ञान के लिए जाना जाता है। ऐसा माना जाता है कि जो बिहार के मैथ्स होती है वो बहुत अच्छी होती है। तो अगर मैं बिहार के सबसे ऊंचे एग्जाम के लिए जा रहा हूँ तो मुझे मैथ्स का जो बेसिक पकड़ है वो तो होना ही चाहिए। और सामान्यतः जो ये बीपीएससी प्रश्न बनाती है मैथ्स के, वो क्लास 10th तक के ज़्यादातर होते हैं। मीन्स 1 या 2 क्वेश्चन ऐसा आया जो 11th-12th में चला गया, नहीं तो क्लास 10th तक के क्वेश्चन होते हैं, और ये मुझे पकड़ होना चाहिए। तो मैं इस दुविधा में ये राय नहीं दे सकता हूँ कि आप स्किप करके चले, वो इतना तो मुझे पता होना ही चाहिए, क्योंकि वो परसेंटेज और जो छोटे मोटे कैलकुलेशंस है वो अगर मुझे नहीं है पता, और मान लीजिए कि मैं ऐसा अगर मान के भी चलता हूँ कि प्रीलिम्स में नहीं बने क्वेश्चन इससे, मीन्स मैथ से, फिर भी तो मेंस का उसका तो सिलेबस ही है, आपको पूरा जो भी डेटा एनालिसिस करके क्वेश्चंस बनाने हैं वहाँ तो इसकी ज़रूरत पड़ेगी।
और केवल 1 साल के कम क्वेश्चन आने से हम इसका अंदाजा नहीं लगा सकते हैं, क्योंकि इसके पहले 10 क्वेश्चंस वहां से आते ही थे। एक सेट था, 10 क्वेश्चन मैथ से आते थे। सो मेरा ये राय रहेगा कि मैथ्स को हम लोग रिवीजन करें और 10th तक के मैथ को अच्छे से देख करके जाए, स्पेशली बिहार बोर्ड की जो किताबें आती हैं इससे। और इसके लिए फिर अलग से ट्रिक्स किया जाए क्या? अब ये एक अगला दुविधा आता है कि क्या इसके लिए हम लोग जो ट्रिकी मैथमेटिक्स बनाने के तरीके होते हैं उस पर हम लोग जा सकते हैं क्या, या मैथ के बनाने के जो ब्रह्मास्त्र है इस तरह के कुछ आते हैं क्या, उस पर हमको जाना चाहिए क्या? मुझे नहीं लगता है ऐसा कि मुझे अब उस स्तर पे जाना चाहिए। मतलब मुझे अब उस फील्ड में कूदना चाहिए जहां मैं शॉर्ट ट्रिक्स अप्लाई करूं और शॉर्ट ट्रिक्स से बनाऊं, ऐसा मुझे नहीं लगता है। क्योंकि जो मैथ है उसको बनाने के लिए पर्याप्त समय मिल जाता है, मैथ की संख्या कम है, तो मैं अपना जीके जीएस छोड़ करके मैथ्स के ट्रिक्स को बनाने लगूं तो ऐसा नहीं है। आप वहाँ पे इत्मीनान से समय मिलता है, मैथ्स को आप पेपर पे बना करके भी बना सकते हैं। कई बार तो ऐसा भी होता है कि हम मैथ्स को ऑप्शन के हिसाब से भी मिला के बिठा के कौन सा ऑप्शन सही हो रहा है फिर भी आप उसको बना लेंगे। मीन्स मैथ्स के लिए अलग से कोई एक स्पेशल ट्रिक्स का तैयारी करने का ऐसा कुछ ज़रूरत नहीं दिखता है, लेकिन हाँ मैथ्स की जो जानकारियाँ है वो होनी चाहिए। अगला दुविधा आता है फ्रेंड्स कि मैं, जैसे कि लोग ऐसा कहते हैं कि मैं अभी मेरे पास बहुत एज पड़े हुए हैं, फॉर एग्जांपल 10-12 वर्ष तक पड़े हुए हैं बीपीएससी का अगर देखा जाए तो, या 19 वर्ष तक पड़े हुए हैं। जो अभी रिसेंट में 21 वर्ष के हुए हैं उनको लगता है 39-37 तक अगर अटेम्प्ट है, मीन्स 15 प्लस ईयर्स बचे हुए हैं, तो क्या मुझे अटेम्प्ट लेनी चाहिए? अगर आपको लग रहा है कि आपका प्रिपरेशन हुआ है तो आपको अटेम्प्ट लेनी चाहिए, और इसलिए भी अर्ली टाइम में लेना चाहिए क्योंकि आपके पास टाइम रहेगा तो आप उस गलती को सीख के जितना जल्दी हो सकता है आप उस गलती से बाहर आ सकते हैं। स्टार्टिंग में जो मैंने बात बताया पैमाना वही है कि अगर आपका 70% सिलेबस कवर्ड है और अगर आप 55% प्लस किसी एक अच्छे मॉक टेस्ट वाले से टेस्ट दे पा रहे हैं तो आपको टेस्ट के लिए बैठना चाहिए, क्योंकि कोई नहीं चाहता है कि उसका जॉब जाकर के 39 ईयर्स पे हो। ऐसा कोई नहीं चाहता है। कोई नहीं चाहता है कि वो जाकर के 39वें वर्ष में अपने इस जॉब को प्राप्त करे और फिर इसी लेवल पे मेहनत करे और तब तक वो 40 के अराउंड हो और फिर बहुत कुछ करने के लिए भी उन्हें नहीं मिलता। और इतना पेशेंस जनरली अगर एस्पायरेंट्स रख भी ले तो घर वाले रखे, ऐसा संभव देखने को नहीं मिलता है, बहुत कम मिलता है, बहुत कम मिलता है ऐसा देखने को। तो ये मानना कि मेरा भी 21 साल हुआ है, मैं 37 या 39 तक दे सकता हूँ, तो इतने सारे अटेम्प्ट्स मेरे पास पड़े हुए हैं, इतने सारे ईयर पड़े हुए हैं तो मैं और प्रिपरेशन, ऐसा नहीं है फ्रेंड्स। आप चाहे जितने भी प्रिपरेशन के बाद जाओगे ना, चाहे आप जितने भी प्रिपरेशन के बाद क्यों ना जाओ, आपको कभी भी अगर आप ये सोचोगे कि मेरा 100% सारा, मैं ये दोनों के क्षेत्र में बोल रहा हूँ, मतलब यूपीएससी प्रीलिम्स और बीपीएससी प्रीलिम्स, हमारे जो सिलेबस है ना इससे रिलेटेड आप कभी भी अगर सोचोगे कि मेरा पूरा का पूरा प्रिपरेशन हो जाए, मैं पूरी तरह से तैयार हो जाऊँ तब बैठूँ, ऐसा संभव नहीं है। जहाँ तक कि आप बैठोगे तो वो आपको पूरी तरह से तैयार करने में मदद कर सकती है। जिस समय आप बैठोगे एग्जाम देने के लिए वो आपको आगे आपके तैयारी को बेहतर करने में मदद कर सकती है। लेकिन अगर आप ये सोचो कि पूरी तरह से कवर करके ही बैठो, ऐसा संभव नहीं है। आपको मोर और लेस प्रीलिम्स और मेंस दोनों की दृष्टि से अगर 55% आपने कवर किया हुआ है तो एग्जाम के लिए बैठनी चाहिए। और ये कभी नहीं सोचना चाहिए कि मेरा इतना लंबा एक एज पड़ा हुआ है, 32 तक मैं दूंगा तो फिर मैं अभी क्यों करूं। क्योंकि जितने अर्ली आप स्टार्ट करते हो, जैसे हम लोग के साथ हुआ, हम लोग बहुत डिले स्टार्ट किया, व्यक्तिगत मैं अपनी बात बता रहा हूँ, मैंने बहुत डिले स्टार्ट किया और इस बात का दुख रहा है। इसलिए अर्ली स्टार्ट करने से एक तो आपको अपनी कमियां दिख जाती है, आपको ये दिख जाता है कि आपके पास जो अवेलेबल रिसोर्स है क्या वो आपको वहाँ तक पहुँचने में मदद करेंगे। इसके बाद आपको ये दिखता है कि जो भी अवेलेबल रिसोर्सेस अगर मुझे मदद नहीं कर पा रहे हैं तो क्या मुझे दूसरा कोई सोर्स ढूंढना चाहिए, ऑनलाइन क्लासेस हो या ऑफलाइन क्लासेस या कहीं बाहर जाना या इस तरह के अगर कुछ भी योजना हो तो उसके लिए आपको पर्याप्त समय मिल जाता है। साथ ही साथ में आप अगर अर्ली प्रिपरेशन शुरू कर देते हो, एग्ज़ाम भी दे देते हो और आपको पता चल जाए कि ये मेरी कमियां है, तो उसको दूर करने के लिए आपके पास समय रहता है। आप पार्ट टाइम ट्यूशन्स पढ़ा के या पार्ट टाइम के लिए कोई जॉब करके उस पैसे को आप अपने पढ़ाई पे खर्च कर सकते हो और आप इसमें
अपने पास आउट होने की संभावनाओं को बढ़ा सकते हो। तो फ्रेंड्स ये होता है, ये मेरा मानना है ये कि आपको अर्ली स्टार्ट्स करने चाहिए। इसका बहुत सारा बेनिफिट मिलता है। एक तो सबसे पहले जो बेनिफिट्स आता है वो आता है परिवार की तरफ से बहुत ज़्यादा प्रेशर नहीं रहता है, आप बहुत ज़्यादा प्रेशर में नहीं रहते हो, और आप इस समय से क्योंकि एज पड़ा हुआ है तो आप एक साल ये भी कर सकते हो कि आप पार्ट टाइम जॉब कर रहे हो, कुछ पैसा इकट्ठा करते जा रहे हो, और आप इधर से आप अपना प्रिपरेशन भी कर रहे हो, और फिर जो कमी रही उसके लिए आपने कुछ क्लासेस ले लिया या इस तरह से किया। अब आते हैं फ्रेंड्स अपने अगले पे। तो अगला दुविधा ये आता है कि क्या इन सब चीज़ों के लिए बहुत महंगे कोचिंग सेंटर्स की आवश्यकता है क्या? कोचिंग सेंटर्स मदद तो जरूर करते हैं, नो डाउट। कोचिंग सेंटर्स का अपना एक रूल होता है, वो मदद करते हैं, लेकिन ऐसा नहीं है नेसेसरी कि कोचिंग सेंटर्स पढ़ करके मैं निकाल ही लूँगा, और ऐसा भी नहीं है कि मैं कोचिंग सेंटर नहीं पढ़ूंगा तो नहीं निकलेगा, ऐसा नहीं होता है। कोचिंग सेंटर वाले कुछ हद तक हमारी मदद करते हैं, लेकिन ऐसा भी नहीं है कि यहाँ से, या आप अगर दो पार्ट में बांट लो, कोचिंग सेंटर और सेल्फ स्टडी, तो सेल्फ स्टडी ज़्यादा फायदेमंद होता है कोचिंग सेंटर की तुलना में। हाँ, कोचिंग्स वाले हमें सही गाइड दे देते हैं, कोचिंग वाले हमें एक डिसिप्लिन में बांध देते हैं। कोचिंग्स का जो रोल है वो यही है कि मुझे प्रॉपर गाइडेंस करेंगे, मुझे एक डिसिप्लिन में बांध देंगे, और मेरे अंदर जो हम लोग साल भर जो प्रिपरेशन करते हैं, अगर इसमें कहीं कोई दिक्कतें आती है, कोई परेशानियाँ आती है, कई बार हम निगेटिव हो जाते हैं, हमारे जीवन की जो व्यक्तिगत घटनाएं होती है वो हमारी स्टडी को प्रभावित करती है, तो ऐसे क्षेत्र में वो कोचिंग सेंटर हमें लगातार कंटिन्यूटी बनाए रखने में मदद करती है। एक ऐसा इन्वायरमेंट उपलब्ध कराती है जहाँ मैं अपने सपनों के साथ जुड़ा रहता हूँ, उसके ऊपर काम करता हूँ। पास तो आप अपने उससे ही करते हो, सेल्फ स्टडी से ही करते हो, पर हाँ, अब सेल्फ स्टडी में स्टडी क्या करना है, अगर इसको किसी ने मिसगाइड कर दिया, और ये नेसेसरी नहीं है कि आप कोचिंग जा रहे हो तो आपको सही गाइडेंस ही मिलेंगे, आप कोचिंग जा करके भी गलत गाइडेंस में पढ़ सकते हो और आप अपना समय बर्बाद कर सकते हो। सो आप कोचिंग्स भी बहुत सोच समझ करके ज्वाइन करें। इसका भी मैं आपको, इस दुविधा से भी निकलने का मैं आपको हल बताता हूँ। प्ले स्टोर पे ऐप है ट्रैकी IAS करके ऐप है, आप इसे डाउनलोड कर लीजिए। सिमिलरली BPSC के लिए मिल जाएगा, सिलेबस ऑफ BPSC, आप इसे डाउनलोड कर लीजिए। डाउनलोड करने के बाद यहाँ आपको सब्जेक्ट वाइज, चैप्टर वाइज सारे के सारे बना करके दिए गए हैं, किस चैप्टर से को पढ़ना है, किस चैप्टर से किस किस टॉपिक्स को पढ़ना है, और आप क्लास के बाद, फॉर एग्जांपल मैंने आज महात्मा गांधी को पढ़ा, तो मैं क्लास के बाद महात्मा गांधी से जुड़े प्रश्नों को सोल्व करूंगा, और जो टेस्ट मेरा क्लासरूम बनाएगा वो नहीं, या फिर जो मेरे टीचर बनाएंगे वो नहीं, मेरा जो टेस्ट का जो मटेरियल रहेगा, जहां मैं खुद को टेस्ट करूंगा, वो मेरे अपने नहीं बल्कि थर्ड किसी पार्टी के होंगे, ना तो मेरा बनाया हुआ होगा, ना ही मेरे कोचिंग सेंटर का होगा। थर्ड वाले से फायदा क्या होता है फ्रेंड्स, एक तो वो कुछ 10 या 20 प्रश्न वो अपने इंटरेस्ट के लेवल से, या अपने कोचिंग के लेवल से, या अपने टीचिंग मेथड के लेवल से डालते हैं, तो यहाँ पे आपको ये पता लगते रहता है, आप उसमें 10 से 20 को आप माइनस भी कर दो, फिर भी आप अपने मार्क्स को पता करके, मीन्स आपकी प्रिपरेशन अच्छी हो जाती है। एक शब्दों में मान लीजिए मैं ही पढ़ा रहा हूँ, मैं ही टेस्ट ले रहा हूँ, तो क्लास के दौरान कई बार मुझे जो इम्पोर्टेंट लग रहा है ना उस पर मैं फोकस कर देता हूँ, तो आप वो रट के रखते हो, है ना, और आप मेरे द्वारा बनाए गए टेस्ट में आप उस प्रश्न को इजीली हल कर देते हो, जो कि हो सकता है कि परमानेंट आपके मेमोरी में सेव भी नहीं हुई हो, वो टेम्पोररी सेव हुई हो, और यहाँ से आपका नुकसान होना शुरू हो जाता है। दूसरा बात यह फ्रेंड्स कि जब हम थर्ड किसी पार्टी के टेस्ट सीरीज को अच्छे से हल कर पाते हैं, तो वो एक जो कॉन्फिडेंस आता है ना, वो बहुत अच्छा, बहुत ज़बरदस्त कॉन्फिडेंस आता है। तीसरा, कुछ एक इन्फॉर्मेशन हम लोग को वहाँ मिल जाता है, जैसे कोई भी एक कोचिंग सेंटर, कोई भी एक टीचर सारे इन्फॉर्मेशन को कलेक्ट रखे, ऐसा नहीं होता है। तो एज एन एस्पायरेंट्स अगर मैं XYZ के पास पढ़ रहा हूँ, तो वहाँ से तो मैं इन्फॉर्मेशन ले ही रहा हूँ, जैसे ही मैं किसी थर्ड का टेस्ट सीरीज लगाऊंगा ना, तो दो बात मेरे पास क्लियर हो जाएगी। एक तो ये कि मैं जहाँ पढ़ रहा हूँ वहाँ इस लेवल की पढ़ाई मिल रही है कि नहीं, और दूसरा, कुछ महात्मा गांधी फॉर एग्जांपल के टॉपिक अगर छूट गए थे तो वो मुझे इस टेस्ट सीरीज के जरिए मिल जाएंगे, यानी कि मेरा जो प्रिपरेशन है वो बेहतर हो जाएगा।
यही कारण है फ्रेंड्स कि अपने यहाँ जितने भी बच्चे क्लासेस करते हैं इनका टेस्ट मैं कभी भी नहीं लेता। तरीका ये होता है कि मैंने एक टॉपिक को, एक कंटेंट को पढ़ा दिया और फिर मैं फ्री छोड़ देता हूँ कि आप किसी का भी टेस्ट सीरीज उठा करके हल करो। 70% से ज़्यादा अगर आप प्रश्न बना पा रहे हो, ठीक ठाक स्थिति है। 90% के राउंड में बना पा रहे हो, आपका ये सब्जेक्ट बहुत अच्छा है या आपकी ये टॉपिक बहुत अच्छी हुई। ये सही पैमाना होता है ये पहचानने का कि मैं जहाँ हूँ वहाँ सही चीज़ें मिल रही है कि नहीं। दूसरा, अगर क्लासरूम के दौरान उन विषयों पे चर्चा हो रही है जिस विषय का आपके सिलेबस से कोई लेन देन नहीं है, जिसका आपके सिलेबस से कोई लेना देना नहीं है, तो आप यकीन मानिए कि आप यहाँ माइनस में जा रहे हैं। फॉर एग्जाम्पल, आप पीसीएस की तैयारी करते हैं, आप मेरे पास पढ़ने के लिए आए और मैं अपने बचपन की कुछ स्टोरीज बता रहा हूँ, वो स्टोरीज जिसका कोई कनेक्शन हमारे सिलेबस के साथ है नहीं, या मैं आपका टाइम किल कर रहा हूँ, आप आके बैठे हुए हो, मैं आपसे बातें कर रहा हूँ, इधर उधर की कुछ गॉसिप्स हो रही है, कुछ खाना पीना हो रहा है, कुछ प्रोग्राम्स हो रहे हैं, इमीडिएटली उसको बंद कीजिए तुरंत, क्योंकि ये चीज ना एक पॉइजन की तरह हमला करता है। एक तो आप ट्रैक से हट जाते हैं, दूसरा आप एक दूसरे वातावरण में घुलने मिलने लगते हैं। पहला नुकसान तो ये होता है कि हमारा 2-3 घंटे का समय गया तो गया। दूसरा, धीरे धीरे ब्रेन ना एक दूसरे इन्वायरमेंट में जाने लगता है। और मैंने स्टार्टिंग में ही बताया कोचिंग्स का क्या रोल है, तो कोचिंग्स का रोल इतना ही है कि वो आपके इर्द गिर्द उस माहौल को बनाए रखे कि अगर आपके लाइफ में, अगर आपके जीवन में भी किसी तरह की कोई उठापटक चल रही है जिसका प्रभाव आपके स्टडी पे पड़ रहा है, तो कोचिंग वो इन्वायरमेंट आपके पास उपलब्ध कराएगा जिससे आप अपने टारगेट के प्रति समर्पित रहेंगे, टारगेट के प्रति आप क्या बोलते हैं उसको, अटैच रहेंगे अपने टारगेट से। आप ये समझ पाएंगे कि मुझे इस टारगेट को पूरा करना है। अगर बिल्कुल भी चर्चा नहीं हो रही, केवल कोई एक व्यक्ति है, कोई एक टीचर है जो आ रहा है और नोट्स देख के बोलते जा रहे हैं और हम उसको लिखते जा रहे हैं, ये भी उतना ही खतरनाक है जितना पहले वाला है। इसमें क्या होता है कि हमारे सिलेबस में जब तक हम चीजों को समझ नहीं लेते, या फिर मेरा मानना है कि क्रिस्टल क्लियर नहीं समझ लेते, एकदम से क्रिस्टल क्लियर होना चाहिए, अगर नहीं समझ लेते तो फिर आप यकीन मानिए, अब तो बीपीएससी में भी निगेटिव मार्किंग आ गई है, तो बहुत मुश्किल होने वाला है, प्रीलिम्स बहुत ज़्यादा मुश्किल हो जाता है। क्योंकि अगर मैंने उस टॉपिक को पूरी तरह से नहीं पढ़ा है, फिर वो निगेटिव कुछ चीज़ें आने लगती है और निगेटिव मार्क्स बढ़ने की संभावनाएं बहुत ज़्यादा हो जाती है। फॉर एग्जाम्पल, महात्मा गांधी को लेकर के किसी ने हमें केवल चंपारण सत्याग्रह पढ़ाया और उनके साउथ अफ्रीका के रोल को हटा लिया। अब अगर एक स्टेटमेंट दे दे कि महात्मा गांधी ने टॉलस्टॉय फॉर्म की स्थापना की थी, ये तो मैंने चंपारण सत्याग्रह या फिर भारत और महात्मा गांधी में नहीं पढ़ा, तो मैं इस स्टेटमेंट को रॉन्ग मान सकता हूँ, मैं इस स्टेटमेंट को गलत मान सकता हूँ। और इस हिसाब से जहाँ मुझे एक नंबर मिलना चाहिए था, क्योंकि मैंने क्लासेस में तो महात्मा गांधी को पढ़ा है, तो उस हिसाब से बाकी 2 लाइन मेरा मैच कर रहा है कि यस ये 2 लाइन सही है, और ऑप्शन में भी उस 2 लाइन से मिलता जुलता ऑप्शन है, तो फिर मैं उसे मार्क दूंगा, उसको रंग दूंगा, और मैं ये एक्सपेक्ट कर रहा हूँगा कि मैंने 1 पॉइंट मार्क्स गेन कर लिए, जबकि वास्तविकता ये होगा कि मेरा 1.33 मार्क्स माइनस में चला जाएगा। तो ये ध्यान रखिएगा कि आप जो भी टॉपिक पढ़ रहे हो वो क्रिस्टल क्लियर हो। पता कैसे चलेगा क्रिस्टल क्लियर हो? अगेन जो मैंने तरीका बताया, एक तो आप उसको पढ़ते समय अच्छे से पढ़िए और अपने जितनी भी क्वेरी है उसको फुलफिल कीजिए। जितने भी प्रश्न आपके अंदर से उठ रहे हैं आप उसको उस जिज्ञासा को शांत कीजिए। इसके बाद उस प्रश्न, आपके जितने भी प्रश्न थे उसको आपने पूरी तरह से शांत कर लिया, सबका उत्तर आपको मिल गया। इसके बाद आप किसी थर्ड पार्टी के उस विषय से जुड़े टेस्ट को अटेम्प्ट कीजिए, फिर आपको पता चलेगा कि यस आपका ये सिलेबस अच्छे से कवर हुआ या नहीं हुआ, फिर हम इस बिंदु पे आ सकते हैं। सो फ्रेंड्स, ये था ट्यूशंस का रोल और फिर किस तरह से मुझे पता चले कि मेरा सिलेबस अच्छे से हुआ है कि नहीं, इसके ऊपर। नेक्स्ट, इसके बाद आता है फ्रेंड्स कि क्या यूपीएससी के प्रिपरेशन के दौरान मैं किसी और अन्य एग्जाम्स की प्रिपरेशन कर सकता हूँ या नहीं कर सकता हूँ। अगेन फ्रेंड्स, बात आती है मूल्यांकन से। अगर आपका मूल्यांकन ये अलाउ करता है, क्योंकि खुद को आपसे बेहतर कोई नहीं समझ सकता और सिलेबस मोर और लेस सेम है, सिलेबस मिलता जुलता है, तो ऐसे में आप तैयारी कर सकते हैं।
और लेकिन अगर सिलेबस बहुत अलग है तो फिर हम बहुत सारे चीज़ों को लेकर के चलने में शायद सक्षम नहीं हो। ये आपका व्यक्तिगत मूल्यांकन ही इस बात को बताएगा आप अपने आप को कहाँ तक देख पाते हैं। और इतना ही नहीं, आप अपने आप को कहाँ तक देख पाने के साथ साथ आप दोनों के सिलेबस को भी मैच करके देख रहे हैं और आपको लग रहा है कि यस ये एक्सेप्टेबल है, तो आप उसको कर सकते हैं। आते हैं फ्रेंड एक और अपने अलग एक और दुविधा के लिए। तो फ्रेंड्स ये एक दुविधा होती है। उसके बाद एक और जो दुविधा होती है वो ये होता है कि मेरे XYZ का अनुभव ऐसा है कि बीपीएससी के लिए वो 20 घंटा पढ़ा करते थे, मेरे पास इतना समय नहीं हो पाता है या मैं उनके जितना बुद्धिमान नहीं हूँ, तो क्या मुझे बीपीएससी के लिए जानी चाहिए या फिर मुझे क्या बीपीएससी के लिए या फिर इस लेवल के एग्जाम्स के लिए सोचना चाहिए अगर मेरा फैमिली बैकग्राउंड बहुत अच्छा नहीं है, ये प्रश्न आता है। फ्रेंड्स इसका उत्तर तकरीबन पहले हम लोगों ने जो दुविधा में देखा वो सेम है। कई ऐसे अमीर लोग अभी भी प्रिपरेशन में लगे हुए हैं, कई गरीब नौकरी ले चुके हैं IAS की PCS में। तो इससे घर का बैकग्राउंड क्या है इससे कुछ विशेष प्रभाव नहीं पड़ता है। अब कहेंगे कि सर अगर मैं चाहता हूँ कि कहीं पे कोचिंग क्लासेस लूँ और उसका अगर मैं पे नहीं कर पा रहा हूँ तो क्या सोर्स है। यहाँ पर दो चीज़ है फ्रेंड्स, एक तो आप सेल्फ स्टडी से कर सकते हैं जो कि मैंने बताया, फिर भी ऐसा प्रॉपर गाइडेंस या अगर आपको पाना चाहते हो तो इसका मैं प्रैक्टिकल सॉल्यूशन आपको बताता हूँ। आपको हमारा ऐप डाउनलोड करना है ब्रिज सिविल सर्विस क्लासेस। वहाँ मैसेज में आपको लिखना है कि सर आई वांट टू ज्वाइन द क्लास, बट जो आपका जेन्युइन प्रॉब्लम है उससे आपको वहाँ मेंशन करना है। नॉट ओनली फिनेंशियल बट फिजिकल भी प्रॉब्लम है कि सर मैं क्लास करना चाहता हूँ या किसी और भी तरह की प्रॉब्लम है, फिनेंशियल फिजिकल या किसी और तरह की समस्या। फॉर एग्जांपल मैं लड़की हूँ और मेरे घर वाले बाहर नहीं जाने देंगे, इन सब तरह की अगर समस्याएं आती हैं आपको बस वहाँ इस प्रॉब्लम को लिखना है जो कि जेन्युइन हो, ईमानदार हो। अगर हमारी टीम चाहे तो इसके एवज में आपसे कोई एक एविडेंस मांग सकती है। फॉर एग्जांपल आप ये बता रहे हो कि सर मैं पैर से चलने में सक्षम नहीं हूँ, तो अब यहाँ से क्या करना चाहिए, तो आपसे हो सकता है कि हमारी टीम ऐसे मांगे कि आपको एविडेंस अवेलेबल कराइए। इसके बाद आपको फ्री ऑफ कॉस्ट क्लास प्रोवाइड की जाएगी। हाँ, उसके पहले एक छोटा सा टेस्ट आपका लिया जाएगा जो एकदम सामान्य का टेस्ट होगा, एकदम सामान्य स्तर का टेस्ट होगा, केवल ये जानने के लिए कि आप PCS लेवल का जो पढ़ाया जाएगा क्या आप उसे समझ पाओगे। और पढ़ाया जाएगा, पढ़ाने का तरीका क्या होगा तो मैं बता दूँ आपको कि हम यहाँ पे बिल्कुल बेसिक लेवल से शुरू करते हैं और जैसे धारावाहिक की कड़ी चलती है ना वैसे टॉपिक वाइज हमें कड़ी चलाते हैं। फॉर एग्जांपल आज मुद्रास्फीति करेंगे तो एकदम बिगिनिंग लेवल से हम लोग मुद्रास्फीति स्टार्ट करेंगे, क्या है, परिभाषा क्या है, कैसे आती है, कितने प्रकार की होती है, मुद्रास्फीति को रोक कैसे सकते हैं। तो इस तरह से पूरे विषय को हम कवर करते हैं तो आपको उसमें दिक्कत नहीं आती है। लेकिन जो बेसिक शब्द है, फॉर एग्जाम्पल अगर मैं महंगाई बोलूँ तो इतना समझ में आपको आना चाहिए, ये करके आप प्रैक्टिकली अपने समस्या का समाधान पा सकते हैं। ये आप ट्राई कर सकते हैं। आप प्ले स्टोर से हमारा ऐप डाउनलोड कर लीजिए, वहाँ चैट का आपको मिलेगा ऑप्शन, वहाँ चैट में आप इन सब बातों को रख सकते हैं हमारे पास, हम इसे कर सकते हैं। ये तो हो गया मेरे स्तर से मैं जो कर सकता हूँ। सेकेंड है बहुत सारे कोचिंग भी समय समय पे अपने स्कॉलरशिप प्रोग्राम छोड़ते हैं, इंक्लूडिंग आवर इंस्टीट्यूट ये भी छोड़ता है, तो आप उससे अपडेट रह करके आप जुड़ सकते हैं। और अगर आप चाहते हैं इस तरह का इन्फॉर्मेशन पाना तो आप ये जो नंबर स्क्रीन पे आ रहा है ना, ये मेरा व्हाट्सएप नंबर भी है, आप यहाँ पे मैसेज करके आप इनसे जुड़े इस तरह की समस्याओं का समाधान पा सकते हैं। नेक्स्ट अगला क्वेश्चन आता है, सर मैं फीमेल हूँ और जनरली जो मेरा फैमिली बैकग्राउंड है वो बहुत मीन्स होता है ना, कुछ लोग पुराने ख्यालात के होते हैं, तो मैं चाह रही हूँ इसकी प्रिपरेशन करना, लेकिन ये एक दुविधा है कि पता नहीं ये स्टेप सही रहेगा या गलत रहेगा। तो देखो पढ़ाई का जो भी होता है, पढ़ाई के लिए जो भी स्टेप्स होते हैं वो हमेशा सही ही होते हैं। दूसरा बात, आप फीमेल्स लोगों को तो बिल्कुल अब जो माहौल है, जो जीवन स्तर है हमारा, इसमें आप लोगों को पूरी तरह से मैं ऐसा कहूँगा कि जब तक आप अपने कैरियर में सेटल नहीं हो, इवन हम लोगों से ज़्यादा आप लोग को सोचना चाहिए और कैरियर को प्राथमिकता देनी ही देनी चाहिए। अब आती है कि सर फिर इसको हम किस तरह से करें, ऑनलाइन क्लासेस के लिए जाएं या ऑफलाइन क्लासेस के लिए जाएं।
जैसा कि ये प्रश्न का जो स्टार्टिंग्स था वो ये था कि मेरे परिवार वाले वो है बैकडेटेड है, वो मुझे बाहर नहीं भेज सकते हैं या कहीं क्लासेस करने के लिए भी नहीं जाने दे सकते हैं। तो अगर आप जिद करके आते हो, हालांकि इस स्थिति को आप बेहतर समझोगे, लेकिन अगर ऐसा परिस्थिति है कि सर ठीक है जिद करके आ गए, लेकिन आपको लग रहा है कि ये जिद बहुत लंबा नहीं चलेगा, तो फिर ये और भी बुरा असर करेगा और शायद आप प्रिपरेशन के लिए आगे नहीं बढ़ोगे। तो आप इसका हल कर सकते हो। आजकल बहुत सारे ऑनलाइन क्लासेस अवेलेबल हैं, इंक्लूडिंग आवर क्लास। आप ऐप डाउनलोड करके वहाँ सिमिलर चैट बॉक्स में आप मुझे मैसेज कीजिए कि आप ऑनलाइन क्लास करना चाहते हैं और आपको ऑनलाइन क्लासेस के लिए अवेलेबल करा लिया जाएगा। हमारे ही नहीं, इस तरह से और भी दूसरे कोचिंग्स के आते हैं, आप वहाँ कॉन्टेक्ट कर सकते हैं। एक और समस्या आती है कि सर मेरे पास, मैं इतना ज़्यादा गरीब हालत से पढ़ रहा हूँ, इतना ज़्यादा मेरा फिनेंशियल स्थिति खराब है कि मैं स्मार्टफोन भी नहीं अवेल कर सकता हूँ। अगर ऐसी स्थिति है तब क्या करें सर? हमारी एक रेडियो क्लासेस चलती है, उसका नाम हम लोगों ने रेडियो क्लासेस दिया हुआ है। उसमें ऑन कॉल, केवल आपको कॉल पे जुड़ना होता है, क्लासेस कराई जाती है और 1-to-1 आप कांटेक्ट किया जाता है, 1-to-1 सीटिंग होती है और 1-to-1 डाउट क्लियर किया जाता है। तो जो यहाँ ऑफलाइन बैच में बैठ करके जो प्रिपरेशन जिस स्तर की होती है, उसी स्तर की प्रिपरेशन को आपको अवेलेबल कराया जाता है घर बैठे, सामान्य जो फ़ोन है उसके ऊपर, मीन्स कॉल के जरिए। अब ये थोड़ा सा अटपटा लग सकता है, लेकिन पता है भारत की आज 99% समस्याओं को ऑन कॉल ही सोल्व किया जाता है, टेलीकम्युनिकेशंस के जरिए। बहुत जटिल प्रश्नों को सोल्व किया जा रहा है। तो मैंने ये इनिशिएटिव उठाया है कि उन लोगों के लिए जो जिनके घर वाले थोड़े से इस सोच के नहीं होते हैं कि वीडियो कॉल पे लड़की आए, या फिर जो अवेल नहीं कर पा रहे हैं स्टैंडर्ड फ़ोन जो अवेल नहीं कर पा रहे, उनके लिए है कि आप उस रेडियो क्लास से जुड़ सकते हैं। और उसको रेडियो क्लासेस भी नहीं कहा जा सकता क्योंकि कम्युनिकेशन 2 वे होता है। ऑन कॉल क्लासेस कर सकते हैं, ज़्यादा बेहतर है। आप उस ऑन कॉल क्लासेस में जुड़ सकते हैं और आप उस ऑन कॉल क्लासेस में 7 दिन तक फ्री ऑफ कॉस्ट क्लास कर सकते हैं, जो कि डेमो क्लासेस के रूप में होगा। जब आप 7 दिन तक फ्री ऑफ कॉस्ट क्लासेस वहाँ करेंगे तो उस 7 दिन तक के क्लास के बाद आप इस हद तक तो आश्वस्त हो ही जाएंगे कि सर मुझे समझ में आ रहा है या फिर नहीं आ रहा है। अगर आपको समझ में आ रहा है, जिसकी संभावना बहुत ज़्यादा है, इवन 99.99% मुझे लगता है कि ये सक्सेस होता है, क्योंकि ये प्रोग्राम मैं आज पिछले 2.5 वर्षों से चला रहा हूँ और 2.5 वर्षों में कुछ रिजल्ट्स भी हमारे, और लगभग 99.99% लोग, मुझे 1 या 2 हो सकता है कोई अपवाद हो, लोग इससे संतुष्ट हुए। उनको ऐसा कुछ शुरू में लगा कि ऐसा कुछ हो सकता है, लेकिन बाद में ऐसा कुछ नहीं था। तो ये भी एक ऑप्शन है जिसे आप ट्राई कर सकते हैं। इसके ऊपर मैं डिटेल्स में बाद में वीडियो बना लूँगा, वीडियो बना के आपको अवेलेबल करूँगा। 7 क्लासेस आपको वहाँ फ्री मिलेंगी डेमोज की। उसके बाद में एक नॉमिनल चार्जेज होता है, बहुत कम चार्जेज में आप उस क्लास को ज्वाइन कर सकते हैं। तो ये एक दुविधा आपका हल हुआ। अब आते हैं रियल एस्पायरेंट्स, जो सीरियस एस्पायरेंट्स है, पिछले कुछ वर्षों से तैयारी कर रहे हैं, उनके बारे में। सर दिक्कत ये है कि हम तैयारी कर रहे हैं और बहुत मेहनत भी करते हैं, सब कुछ सही है, लेकिन पता नहीं कहाँ कुछ गड़बड़ रह जाता है। पिछले बार भी 2 नंबर से छूटा है, इस बार भी 2 नंबर से छूटा है, वही कुछ चल रहा है। 5 नंबर से छूटता है, 3 नंबर से छूटता है, 2 नंबर से छूटता है, 6 नंबर से छूटता है। ये इसको कैसे टैकल किया जाए? देखिए, यहाँ पे एक जो मुझे लगता है कि थोड़ा सा भ्रम टाइप की चीज़ें हैं, ये मेरा व्यक्तिगत मानना है। जैसे टॉपर्स लोग आते हैं और बताते हैं कि रिवीजन खूब कीजिए, पर मान लीजिए कि वो इन्फॉर्मेशन मेरे पास हो जिससे मैं अराउंड 50 ही मार्क्स गेन कर पा रहा हूँ, तो मैं उसको चाहे जितनी बार क्यों ना रिवीजन करूँ। हालांकि रिवीजन पूरा नहीं है, रिवीजन तो करना ही है, रिवीजन तो हमारे स्ट्रेटेजी का एक बहुत बड़ा हिस्सा है, लेकिन रिवीजन के अपने समय है, किस समय में करना है और क्या रिवीजन करना है। अगर एक समय मैंने एक मटेरियल लिया, उसे रिवीजन किया, एग्ज़ाम दिया और 5-6 नंबर से छूट गया, सेकेंड टाइम भी सेम हो रहा है, तो ये मेरी कमी मुझे नहीं लगता है कि है। तब मुझे ये देखना चाहिए कि मटेरियल्स में क्या कमी है। कहीं ऐसा तो नहीं कि इन्फॉर्मेशन में मैं पीछे रह जा रहा हूँ बाकी लोगों की तुलना में, क्योंकि ये तो लड़ाई वो है ना, यहाँ तो कोई
क्वालिफाइंग मार्क्स नहीं है, पासिंग मार्क्स नहीं है, ये लड़ाई है। जो लड़ करके ज़्यादा जगह बना पाया वो आगे जाएगा। सो फ्रेंड्स, जो लड़के ज़्यादा जगह बना पाया वो आगे जाएगा। जहाँ ये क्राइटेरिया हो, जहाँ ये कंडीशन शुरू हुआ हो वहाँ, तो इस तरह की चीज़ें आपको हमें प्रिपेयर्ड रहना पड़ता है कि हमारे पास जो इन्फॉर्मेशन हो वो अप टू डेटेड हो और बेहतर हो। तो आप पहले अपने इन्फॉर्मेशन को देखिए, अगर वो बेहतर है तो फिर रिवीजन के लिए जो लास्ट 1 मंथ होता है वो पर्याप्त होगा। अगर आपने एक आध बार पहले से एग्जाम दिए हुए हैं तो ये दिक्कत नहीं आनी चाहिए। हाँ, यहाँ जो स्थिति शुरू होती है वो यहाँ से होती है, जो हमारी कमी होती है वो होता है किसी टॉपिक्स को क्रिस्टल क्लियर ना करने की। फॉर एग्जांपल आर्ट्स एंड कल्चर ही पढ़ रहे हैं तो मैंने मुगलिया स्थापत्य कला को खूब अच्छी तरह से नहीं पढ़ा, कहाँ से वो लेकर के आए, किस पत्थर का प्रयोग करते थे और वो लोग क्यों ऐसा करते थे, इस तरह से वो क्या करना चाहते थे, उनका ऑब्जेक्टिव्स क्या था। अगर आप इन सब या उनका अभी इंडिया पे क्या प्रभाव है, इस तरह की चीज़ों को अगर आप नहीं समझ पा रहे हैं तो फिर ये होता है। दूसरा एक और स्थिति होता है कि हमारे जैसे छोटे शहरों में लोग ना ये मान करके तैयारी करते हैं कि प्रीलिम्स का एक अलग तैयारी होता है जिसमें लुसेंट्स का बुक या कुछ वन लाइनर आ जाते हैं। इस तरह का कोई भी XYZ कंपनी के बुक्स और वन लाइनर ये सफिशिएंट है ऐसा मान लेते हैं और फिर सोचते हैं कि मेंस के लिए तो कुछ एक अलग ही सिलेबस रहता है। पर फ्रेंड्स ऐसा है नहीं। अगर मुझे मॉडर्न हिस्ट्री पढ़नी है, मॉडर्न हिस्ट्री में अगर मुझे भारत का स्वतंत्रता आंदोलन पढ़ना है तो प्रीलिम्स और मेंस दोनों की दृष्टि से ऐसा कुछ चैप्टर्स बांटे नहीं गए हैं कि ये चैप्टर मेंस के लिए, ये चैप्टर प्रीलिम्स के लिए, ऐसा कुछ नहीं है। हमको उसके सारे पहलू को बहुत अच्छी तरह से कवर करना होगा, तो उसके सारे पहलू को बहुत अच्छी तरह से समझना होगा और जब तक हम उसके सारे पहलू को नहीं समझेंगे तब तक ये दिक्कतें आएंगी। तो ऐसा तो नहीं है कि आप प्रीलिम्स मान करके किसी एक ब्रांड की किताब को, हालांकि ये सब किताबें हेल्पफुल होती है, नो डाउट, बहुत अच्छी किताब होती है, बहुत हेल्पफुल होती है, लेकिन देखना यह है कि कहीं ऐसा तो नहीं कि मैं उतने तक ही सीमित रह जा रहा हूँ और ये जो मेंस के लिए कुछ कंटेंट्स है या मेंस लेवल पे जो पढ़ना है उसको मैंने तय कर लिया है कि इस चीज़ को मेंस लेवल पे पढ़ना है, जबकि वहाँ से प्रश्न बन रहे हैं। आप जब इनको ध्यान देंगे तो मैं किसी एक वीडियो में प्रोवाइड कराऊंगा प्रीवियस ईयर के कुछ क्वेश्चंस और वहाँ मैं आपको दिखाऊंगा कि मेंस जिसको मान लिया गया है या जिसको आप मान लेते हो वहाँ से कई सारे प्रश्न होते हैं जो हमारे टच के बाहर हो जाते हैं, जहाँ हम गलती कर देते हैं। तो ये एक चीज़ है। फर्स्ट, आप अपने इन्फॉर्मेशन को अप टू डेट करो। सेकेंड, एक बार ये चेक करो कि आप मेंस के चक्कर में जिनको छोड़े हुए हो जिस टॉपिक्स को, कहीं वहाँ से तो प्रश्न नहीं बन रहे। अगर वहाँ से प्रश्न बन रहे तो उनको आप करेक्ट कर लो। तो ये जो समस्याएं होती है, एक लिमिटेड टाइम्स में आ रहे जा रहे हैं, एक लिमिटेड मार्क्स के अंदर रह जा रहा है और हर बार ही 2 नंबर 4 नंबर 6 नंबर से छूट रहा है, तो ये समस्या खत्म लगभग हो जाएगी। नेक्स्ट, अगली जो समस्या आती है वो आती है कि सर बहुत कोशिश करता हूँ उसको क्या बोलते हैं OMR शीट को रंगने का, पर हर बार छूट ही जाता है, कुछ क्वेश्चन छूट जाते हैं या कुछ गलत रंगना हो जाता है। तो इसके लिए क्या करें, ये आपके टीचर ने भी बताया होगा, सिंपल सा है, आप OMR शीट खरीद ले और इसकी प्रैक्टिस करें। जितना ज़्यादा प्रैक्टिस होगा उतना बढ़िया आप एग्ज़ाम दे पाएंगे। ये कोई बहुत बड़ी समस्या भी नहीं है, ये हमारा वो समस्या है जो हमारे कह सकते हैं आप व्यक्तित्व की समस्या है। हमारा व्यक्तित्व उस लाइक हम डेवलप नहीं कर पा रहे कि हम पेशेंस के साथ बैठे और एग्ज़ाम के पहले भी 2-2 घंटा तक प्रॉपर गोल रंग करके टेस्ट वगैरह लगाए, ऐसा नहीं कर पा रहे हैं, इसलिए ये दिक्कत आ रही है। तो ये हम लोग यहाँ से क्लियर कर सकते हैं। करंट अफेयर्स के लिए क्या किया जाए सर? करंट अफेयर्स के लिए जो कलेक्शंस आते हैं ईयरली उनको पढ़ा जाए, कोई एक अच्छा प्रकाशन हो जहाँ से सारे के सारे क्वेश्चन लड़ जाए, ऐसा कभी नहीं होता है। किसी भी एक प्रकाशन, कोई भी एक प्रकाशन ऑथराइज नहीं है जहाँ से स्टेट PCS हो या UPSC हो क्वेश्चंस करती है। हाँ, आप अपने हेल्प के लिए, आप अपने रिवीजन के लिए किसी भी प्रकाशन का ईयरली हो या फिर मंथली हो या फिर 6 मंथ्स की हो या जैसे उनका आता है आप वो लेकर के पढ़ सकते हैं, लेकिन रिवीजन के लिए आप केवल उसके ऊपर डिपेंड हो रहे हैं तो वो मुझे नहीं लगता है कि करंट अफेयर्स की बहुत अच्छा प्रिपरेशन करने का तरीका है। जबकि करंट अफेयर्स प्रिपेयर्ड नहीं किया जाता, उसको जिया जाता है। आप उस माहौल में हैं, हम उस माहौल में आज खड़े हैं जहां हम इसको जी सकते हैं, जहां हम इसको फील कर सकते हैं अभी कंट्री में क्या क्या हो रहा है। सो करंट अफेयर्स के लिए जो प्रोसेस है वो सटीक प्रोसेस मुझे ऐसा लगता है, मेरे हिसाब से जो सबसे बेस्ट प्रोसेस है करंट अफेयर्स के लिए फ्रेंड्स, वो है कि हम डेली न्यूज़पेपर को देखें,
न्यूज़ पे अपना समय दें, और न्यूज़ पे वो डिबेट्स पे नहीं, न्यूज़ के दौरान डिबेट्स पे समय नहीं देना है, न्यूज़ पे समय देना है। और न्यूज़ पे के करने का ये है कि आप संसद टीवी को ट्राई कर सकते हो, या ऐसा कोई भी टेलीविज़न जहाँ से आपको इन्फॉर्मेशन मिल रहा हो, ऐसा कोई भी चैनल आपको ट्राई कर सकते हैं। इसके बाद में कई यूट्यूब चैनल्स हैं, हमारे चैनल पे भी करंट अफेयर्स के जो इम्पोर्टेंट टॉपिक्स आते हैं उनको लेकर के डिस्कशन होता है, या आप अपने क्लास के दौरान अपने टीचर के साथ उसके ऊपर डिस्कशन करो, न कि लिखना। मीन्स नॉट पेन टू ब्रेन, ऐसा छोड़ करके ब्रेन टू पेन लाने की कोशिश किया जाए। पहले डिस्कशन किया जाए, उसको ब्रेन में समझा जाए, और फिर उसको नोटबुक में आप कैसा समझ पा रहे हो उस तरह से लिखें, ये बेनिफिशियल होता है। पूरे 1 मंथ अगर हमने न्यूज़पेपर पढ़ा है, पूरे 1 मंथ न्यूज़पेपर को समझा है, और फिर मैं उसका नोट्स बना रहा हूँ, तो आप उसके बाद किसी भी मैगजीन को फॉलो कर रहे हो, आपको ऐसा लगेगा कि इसके 70% इन्फॉर्मेशन तो मेरे पास पहले से थे, और फिर आपका कॉन्फिडेंस लेवल भी बढ़ता है, फिर तब आप कर सकते हैं कि आपके करंट अफेयर्स की तैयारी बेहतर है। नेक्स्ट है कि सर स्टैंडर्ड बुक या एनसीईआरटी, दोनों के अपने अलग अलग ग्रुप है। एनसीईआरटी को पिछले कुछ टाइम से, जबकि ये कुछ प्रसिद्ध राइटर्स आ गए, कुछ किताबें आने लगी, तो या तो स्टूडेंट्स पढ़ना बंद कर दिए उनको, या तो हम लोगों ने एनसीईआरटी को पढ़ना बंद कर दिया, या अगर पढ़ते भी है तो केवल ये मान के पढ़ते हैं कि एनसीईआरटी सिर्फ इसलिए पढ़ना है कि मैं स्टैंडर्ड बुक्स को समझ सकूं, जबकि ऐसा नहीं है। स्टैंडर्ड बुक्स का अपना अलग महत्व है, एनसीईआरटी का अपना अलग महत्व है। इवन कई शब्द तो कई विषय स्टैंडर्ड बुक्स में बहुत अच्छे से समझा दिए गए हैं, लेकिन एनसीईआरटी में उसको समझने में थोड़ी और मेहनत की जरूरत पड़ती है, उसको थॉरोली समझना पड़ता है। तो ये जो कंटेंट लोग बताते हैं कि आप एनसीईआरटी इसलिए पढ़िए क्योंकि इसके बाद स्टैंडर्ड जो बुक्स मिलेंगे, इसके बाद जो स्टैंडर्ड सिलेबस शुरू होगा वहाँ आपकी समझ में आएगा, ये पूरी तरह से मिथ है, ऐसा नहीं है। आप खुद भी देखेंगे कि कई सारे राइटर्स हैं, फॉर एग्जांपल लक्ष्मीकांत ने इतनी आसानी से पॉलिटी में लिखा हुआ है, इतना बेहतर लिखा हुआ है कि वो समझ पाना ज़्यादा आसान लगता है एनसीईआरटी की तुलना में। तो केवल एनसीईआरटी वर्ड के लिए नहीं पढ़ना है, बल्कि एनसीईआरटी हमें पढ़ना है उन चीज़ों को समझने के लिए जो एनसीईआरटी हमें बताना चाहती है, जो एनसीईआरटी हमें समझाना चाहती है। क्या एनसीईआरटी से क्वेश्चन बनते हैं, एक अगला क्वेश्चन है। इसके ऊपर पूरा थॉरोली मैं एक वीडियो बना रहा हूँ, जो लेकर के बहुत जल्द आऊँगा, आपको वो वीडियो अवेलेबल कराऊंगा, जिसमें मैं दिखाऊंगा कि किस क्लास के किस चैप्टर से किस वर्ष किस एग्जाम में कौन सा क्वेश्चन पूछा गया था, उसका एक कलेक्शन मैं कर रहा हूँ। और आप अमेज्ड रह जाओगे देख करके, या अगर आप प्रीवियस ईयर का एनालिसिस करोगे तो वहाँ आप पाओगे कि वो सब क्वेश्चंस जो आप कंफ्यूजन में थे, या जिनके बारे में आपको लगा कि पता नहीं ये कहाँ से पूछा है, आप उसमें देखोगे कि हो सकता है इसका सोर्स एनसीईआरटी ही निकल आए, हो सकता है इसका सोर्स एनसीईआरटी ही हो। सो एनसीईआरटी का अपना एक अलग महत्व है, और एनसीईआरटी के महत्व को स्वीकार करना होगा। एनसीईआरटी को भी थोड़ी में पढ़ना होगा, अच्छे से पढ़ना होगा। किस क्लास से? अगर आप शब्दों की समझ रखते हैं तो क्लास 8 से पढ़ सकते हैं। इसीलिए मैं बोल रहा हूँ कि 6, 7, 8 ठीक है, इसको अगर एक बार बोला भी जाएगी शब्दों के समझ के लिए, लेकिन 8 के ऊपर उसके एनसीईआरटी शब्दों के समझ के लिए नहीं होते। क्लास 8 से जो एनसीईआरटी शुरू होते हैं वो टॉपिक्स को समझने के लिए होते हैं। सो ये भी हम लोगों ने कवर कर लिया कि सर स्टैंडर्ड बुक्स पढ़ना है या एनसीईआरटी पढ़ना है। नेक्स्ट, बिगिनिंग में हूँ सर, अभी प्रिपरेशन स्टार्ट करना है, इस बार तो एग्जाम नहीं देना है, कहाँ से शुरू करूँ? प्रीलिम्स का प्रिपरेशन करूँ, मेंस का, या इंटरव्यू का? आप तीनों का ही प्रिपरेशन कर सकते हो, और वही सही तरीका होगा कि तीनों आपके प्रिपरेशन में चलेगा। इंटरव्यू आपके पर्सनालिटी टेस्ट है, तो आप अपने व्यक्तित्व को हम उस हिसाब से ढालना शुरू करें जो एक अच्छे आदर्श कर सकते हैं, अच्छे आदर्श प्रशासक का होता है, आप उसको ढालना शुरू करो। क्योंकि आप इंटरव्यू के लिए जो आपको समय मिलेगा बहुत कम समय मिलेगी, तो उसमें आप इसको पूरा कर पाओगे, इसकी उम्मीद बहुत कम होती है एक चीज़। तो ये आपके प्रिपरेशन में भी मदद कर देगा। जैसे जैसे मैं उन गुणों को धारण करना शुरू करूँगा तो मेरे अंदर कुछ गुण आने लगेंगे कि मुझे चीज़ों को समझना है, थॉरोली जानना है, देन ऑन टाइम अगर मैंने कोई रूटीन बनाया है तो मुझे पूरा करना है। एक प्रोजेक्ट टाइप से आप अपने टॉपिक्स को बांट लोगे, उसको कवर करोगे, मीन्स आप सही रास्ते पे रहोगे। सेकेंड, मैंने पहले भी चर्चा किया कि मेंस और प्रीलिम्स बोल के उन्होंने, यूपीएससी हो या बीपीएससी, उन्होंने चैप्टर वाइज कोई नहीं डिवीज़न किया है कि आप महात्मा गांधी के योगदान को प्रीलिम्स के लिए पढ़ लो और सुभाष चंद्र बोस को मैं मेंस में पूछूंगा, ऐसा नहीं है।
ये जो टॉपिक्स आप पढ़ रहे हो उसको पूरी तरह से पढ़ो, क्रिस्टल क्लियर पढ़ो, चाहे उससे इंटरव्यू में क्वेश्चन किए जाए, चाहे मेंस में क्वेश्चन किए जाए, चाहे प्रीलिम्स में क्वेश्चन किए जाए, और तभी प्रीलिम्स आपके लिए आसान भी होगा। हाँ, मेंस इसके बाद में राइटिंग का इशू आता है, इन्फॉर्मेशन करेक्शन के बाद मेंस राइटिंग की इशू आती है, और वहाँ पे सीखना पड़ता है, किसी एक कोच के अधीन होकर के वहाँ एक ट्रेनिंग लेना पड़ता है कि कैसे मैं बेहतर लिखता हूँ। लेकिन अभी जबकि आप प्रीलिम्स के लिए प्रिपरेशन कर रहे हैं या आपने प्रिपरेशन शुरू की है, तो चाहे जो भी इन्फॉर्मेशन हो आप उसको थॉरली लो, अच्छे से लो उस इन्फॉर्मेशन को, और क्रिस्टल क्लियर करके लो। मीन्स एकदम 110% मुझे मेरा इन्फॉर्मेशन क्लियर मिल रहा है, ऐसा सोच के लो। एक मिनट, तब ऐसा सोच के इन्फॉर्मेशन लो। अब आती है फ्रेंड्स हमारी लास्ट जो दुविधा की बात है, वो ये है कि फ्रेंड सर इस बार कट ऑफ क्या जाएगा। ऐसा है कि अभी तक तो पेपर्स ही नहीं आए, आफ्टर पेपर वो पता चलेगा कि पैटर्न कैसा है। मैं क्या सोच करके प्रिपरेशन करूँ, तो आप 105 प्लस सोच करके अगर प्रिपरेशन कर रहे हैं तो बेहतर प्रिपरेशन है, क्योंकि अगर आप 105 भी सोच रहे हो ना, फिर भी 45 क्वेश्चन आपके लिए बफर्स में पड़े हुए हैं, तो वो आपके लिए बेहतर प्रिपरेशन है प्रीलिम्स के लिए। और अगर आप टारगेट 105 रखोगे तो आप उस लेवल का मेहनत करोगे, ज़्यादा से ज़्यादा चीज़ों को क्लियरली समझने की कोशिश करोगे, क्योंकि नेगेटिव मार्किंग तो वो आपके लिए फ़ायदेमंद होगा। फ्रेंड्स, मैंने ये वीडियो बनाया था और उद्देश्य था कि जितनी भी तरह के डाउट्स आते हैं जिसके लिए मुझे किसी के साथ जा के बात करना पड़ता है, वो नहीं करना पड़े, तो सारे डाउट्स को मैं एक जगह इस वीडियो में कंप्लीट किया। आशा करता हूँ ये वीडियो आपको अच्छा लगा होगा। वीडियो अच्छा लगा हो तो आप इसको कमेंट में मुझे बताइएगा, और एक चीज़ है कि आप इसे उन लोगों तक शेयर कीजिएगा जो बीपीएससी या यूपीएससी का प्रिपरेशन कर रहे हैं या करना चाह रहे हैं। इससे क्या होता है, कई बार जो मार्क भटक जाते हैं, कई बार जो कन्फ्यूजन में रह जाते हैं और गलत निर्णय ले लेते हैं, इससे आप नहीं बचा पाएंगे। आज के लिए इतना ही। और हाँ, एनसीईआरटी वाला जो वीडियो आ रहा है वो आपको मिल जाएगा चैनल पे, वो ज़रूर देखिएगा। अभी जितनी भी वीडियोज़ आएंगी वो सारे आपके एग्ज़ाम ओरिएंटेड होंगे, और आफ्टर एग्ज़ाम आप एक कहेंगे कि ये तैयारी करने के कारण आपके कुछ मार्क्स जरूर बढ़े। तो आप लगातार जुड़े रहिए, चैनल से सब्सक्राइब कर लीजिए, और जितने भी आपको डाउट्स अगर लगते हैं जिस टॉपिक का जो वीडियो जा रहा हो, अगर उसमें कुछ डाउट्स हो तो आप मुझे बताइएगा, हम उसके ऊपर वीडियो बनाएंगे सेपरेट। आज के लिए इतना ही, मिलते हैं फिर ऐसे ही वीडियो के साथ, और आप करते रहिए अपने प्रिपरेशन को एंजॉय, सेलिब्रेट कीजिए अपने प्रिपरेशन को। मिलते हैं हम लोग फिर ऐसे ही किसी वीडियो के साथ। थैंक यू।